अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 और 8 करने जा रहे हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये डेफिनेशन है कुछ और ये यूजुअली शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन नंबर ए की तरफ चलते हैं। हम सबसे पहले डेफिनेशन ए होमोजीनियस फेज की डेफिनेशन को लिखते हैं। देखें, होमोजीनियस के बारे में तो आप पहले से जानते हैं। कोई भी चीज़ होमोजीनियस तब होती है जब उसकी प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म हो। तो होमोजीनियस फेज एक ऐसा फेज होगा या सैंपल ऑफ मैटर होगा जो होमोजीनियस होगा और उसकी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज होंगी। हम इसकी डेफिनेशन लिखने की तरफ चलते हैं। अ सैंपल ऑफ मैटर, अ सैंपल ऑफ मैटर जिसमें दो चीजें हों, हैविंग यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज और दूसरा इसकी क्या हो, एंड फिक्स्ड कंपोजिशन हो। तो ऐसी सूरत में आपका जो भी फेज बनेगा वो कहलाएगा होमोजीनियस फेज। तो a homogeneous phase is a sample of matter having uniform properties and fixed composition। इसकी एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं वाटर इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। हमारी बुक के फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ चैप्टर नंबर 9 में इसकी एग्जांपल वाटर इन अ लिक्विड फेज ऑन रूम टेम्परेचर लिखा हुआ है। तो हम उसकी एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं वाटर in liquid homogeneous phase at room temperature, यहाँ 25 degree। Now let's move on towards the B definition, second definition, a concentrated solution। मैं थोड़ी स्पेस डेवलप कर लेता हूँ ताकि वन बाय वन इसे लिखता रहूँ। A concentrated solution, सोल्यूशन कंसंट्रेटेड हो जाए तो इसका मतलब ये है कि उसमें सोल्यूट जो है वो रिलेटिवली हायर कंसंट्रेशन में है। यानी कि अगर मैं पानी के गिलास में आधा चमचा डाल दूं तो वो डाइल्यूट होगा। अगर मैं 2, 3, 4 चमचे डाल के पानी के गिलास में नमक हल कर दूं तो वो कंसंट्रेटेड कड़वा हो जाएगा। अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हैज हायर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एज कंपेयर टू नॉर्मल डाइल्यूट सोल्यूशंस। तो हम यहाँ लिखेंगे द सोल्यूशन containing relatively higher amount of solute is called concentrated solution। Now our next definition is a solution of solid in a solid। A solution of solid in a solid। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ी सादी सी बात है कि एक ऐसा सोल्यूशन बनाएं जिसमें सोल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। तो इसकी एग्जांपल मेटल अलॉयज है। A solution having solute as solid and solvent as solid is called solid solution या solid in a solid solution। तो मैं इसको लिख देता हूँ solid solution। स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल मेटल अलॉयज हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मेटल के अलॉयज में ब्रास है, स्टील है, ठीक है। मेटल के अलॉयज हमारे पास इसकी एग्जांपल हैं
और मेटल्स के अलॉयज में हमारे पास स्टील है। स्टील में जो कार्बन होता है वो सल्यूट होता है, आयरन जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, ब्रास है। तो समहाउ ये एग्जांपल है। और पिछले यानी कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की एग्जांपल ओशियन ली जा सकती है। नेक्स्ट, अब हमारे पास है कॉन्सोलेट टेम्परेचर। कॉन्सोलेट टेम्परेचर क्या होता है? असल में नहीं, अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर इसका कंप्लीट नेम है, ये आपने पढ़ा हुआ है क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर के नाम से, जिसमें दो कॉन्जुगेट सोल्यूशन यानी कि पार्शियली मिसिबल सोल्यूशन की दो लेयर्स आपस में मिक्स हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फ्लास्क लेते हैं राउंड बॉटम और इसमें वाटर और फिनॉल मिक्स कर देते हैं, ऊपर वाली जो लेयर है वो वाटर की होती है, नीचे वाली फिनॉल की होती है। वाटर ने फिनॉल की कुछ परसेंटेज मिक्स की होती है और फिनॉल ने वाटर की कुछ परसेंटेज मिक्स की होती है। ये कहलाते हैं एक दूसरे के कॉन्जुगेट सॉल्यूशन। कॉन्जुगेट सॉल्यूशन विच आर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ईच अदर, यानी कि नीचे वाले ने ऊपर वाले की एक सर्टेन अमाउंट डिसॉल्व की हुई, ऊपर वाले ने नीचे वाले की। ये अगर टेम्परेचर में इनका 65.9 कर दूं ना, तो ये दोनों लेयर्स मुकम्मल तौर पे एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी और ये लेयर वाला जो डिफरेंस है ये खत्म हो जाएगा। अब ये एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाएगा। ये टेम्परेचर जिसपे दो कॉन्जुगेट लेयर्स आपस में सॉल्यूशंस आपस में मिक्स अप हो जाते हैं और एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाता है, हम इसे कहते हैं कि ये एक्चुअली कॉन्सोलेट टेम्परेचर है या क्रिटिकल टेम्परेचर। सो मैं यहाँ लिखता हूँ द टेम्परेचर at which two conjugate solutions of partially miscible liquids mix together to form homogeneous mixture। ये इसमें ना मर्ज हो जाती हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं, तो ऐसे टेम्परेचर को कहते हैं अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने लिखा है ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें दो कॉन्जुगेट लेयर मिक्स हो जाती हैं। इसकी एग्जांपल है फिनॉल वाटर के लिए, फिनॉल वाटर सिस्टम के लिए 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ इसके नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है ना, उसको करने की बजाय मैं ये जो डेफिनेशन नंबर डी मैंने किया कॉन्जुगेट सॉल्यूशन, इसके साथ डेफिनेशन नंबर जे करूंगा। उसकी वजह क्या है कि वो कॉन्जुगेट सॉल्यूशन की डेफिनेशन है और अभी हमने कॉन्जुगेट सॉल्यूशन की बात की है, इसलिए मैं कॉन्जुगेट सॉल्यूशन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखने लगा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्जुगेट सॉल्यूशन। मैं थोड़ी स्पेस डेवलप कर लूँ। ओके, व्हेन टू equal volume of partially miscible liquids are dissolved into each other, जब दो पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स आपस में डिसॉल्व किए जाते हैं, दे फॉर्म टू लेयर्स। These two layers are actually saturated with having solute of other liquid. So मैं यहां लिखता हूं each layer is saturated solution of other liquid या component. It is called conjugate layers. स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, इसकी एग्जांपल फिनॉल वाटर सिस्टम ही है,
जो कि 2 कॉन्जुगेट लेयर्स बनाता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशन नंबर ई, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। A solution which does not obey Raoult's law, बड़ी सिंपल सी बात है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि ओबे नहीं करता, किसको ओबे नहीं करता? राउट्स लॉ को, वो कहलाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राउट्स लॉ। अब इसमें 2 और कंडीशन है। मसलन इसमें जो चेंज इन वॉल्यूम है ना, वो जीरो नहीं होता, यानी कि अगर मैं 2 कंपोनेंट्स को मिक्स कर दूं तो टोटल वॉल्यूम उनके सम के बराबर नहीं होगा, या ज्यादा होगा या कम होगा, और एंथैल्पी चेंज भी आएगा, यानी कि एंथैल्पी चेंज भी जीरो नहीं होगा। इसकी एग्जांपल है एथेनॉल वाटर सिस्टम, एथेनॉल प्लस वाटर। और ऐसे कंपोनेंट्स को आप अलहदा भी नहीं कर सकते प्योर कंपोनेंट के अंदर थ्रू डिस्टिलेशन, क्योंकि ये एजियोट्रॉप मिक्सचर बनाते हैं। Now let's move on towards the zeotropic mixture. Zeotropic mixtures. देखें, जियोट्रॉपिक मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन का बनता है, और वो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें कंपोनेंट एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? जब उनको डिस्टिल किया जाता है तो वो चेंज इन कंपोजिशन मेंटेन करते हैं या रखते हैं चेंज इन कंपोजिशन, और आहिस्ता आहिस्ता उनमें एक कंपोनेंट जो होता है वो परसेंटेज बढ़ाता जाता है और अलहदा हो जाता है। सो मैं यहाँ लिखूंगा a solution that distills with the change in composition and does not have constant boiling point। इसकी जियोट्रॉपिक मिक्सचर की एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो इसमें बेंजीन और टॉलीन, बेंजीन and toluene example. Now let's move on towards the heat of hydration, G point. Heat of hydration। अब मैं जो हीट ऑफ हाइड्रेशन की या एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, वो मैं स्टैंडर्ड लिखने जा रहा हूँ, बुक की डेफिनेशन से थोड़ा सा चेंज। ये मैं सेकंड ईयर में जो आपका फर्स्ट चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक में, उसमें इसकी डेफिनेशन लिखी है, मैं उसी को लिखने जा रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है हीट ऑफ हाइड्रेशन की। सो द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट एवोल्ड, ये अमाउंट ऑफ हीट है जो निकलती है कब? जब when 1 mole of molecules or ion are dissolved, molecules or ions are dissolved in solution। और वो सोल्यूशन कैसा होना चाहिए? इन्फिनिटली डाइल्यूट। आपको याद होगा मैंने जब एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन पढ़ाया था तो हाइड्रेशन के प्रोसेस में मैं इन्फिनिट डाइल्यूट सोल्यूशन का बार बार जिक्र करता था। सोल्यूशन विच इज इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन, यानी कि आपका 1 मोल सल्यूट जो है ना वो 800 से 1000 मोल सॉल्वेंट के अंदर हल करना है आपने, तब जाके आपका इन्फिनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। फॉर एग्जांपल द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ लिथियम आयंस जो है वो है
499 किलो जूल पर मोल। इसका डिटेल कॉन्सेप्ट आप एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन या हीट ऑफ हाइड्रेशन या हाइड्रेशन के प्रोसेस में पढ़ सकते हैं। नाउ सेकंड वी हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि किसी क्रिस्टल से कंबाइन करते हैं जब वो क्रिस्टल फॉर्म होता है फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। सो द molecules of water which are combined with substance, से वो कॉपर सल्फेट है या कोई भी है, शुगर है, शुगर केन है, combined with substance as they, यानी कि सब्सटेंस आर क्रिस्टलाइज्ड, तो यहाँ पे हमें सब्सटेंसेस लिख लेना चाहिए एज दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस, इसकी एग्जांपल है कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल। इसमें जो 5 वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये एक्चुअली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। नेक्स्ट इज एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। एजियो, अब जियोट्रोपिक में था कि ये वो डिस्टिल होते हैं विद चेंज इन कंपोजिशन, तो ये क्या होंगे जो विदाउट चेंज इन कंपोजिशन डिस्टिल हो। सॉल्यूशन यानी कि 2 कंपोनेंट्स का मिक्सचर विच distill without change in composition and definitely they will have a constant boiling point, क्योंकि composition तो change नहीं हो रही, and have constant boiling point are called azeotropic mixtures। ये प्योर केमिकल कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं लेकिन होते नहीं हैं। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल है एजियोट्रोपिक मिक्सचर की, एथेनॉल प्लस वाटर। नाउ स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट सॉल्यूशन इसके बाद था जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए, व्हाट आर द कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ने के लिए आपको मैं इनिशियल लेक्चर्स जो हैं इस चैप्टर के उधर रेफर करूंगा। लेक्चर 2 सेकंड लेक्चर से ऑनवर्ड कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट्स, उसमें सारे के सारे लिखे हुए हैं, समझाए हुए हैं। तो मेरा मशवरा है आपको कि आप उन लेक्चर्स को डिटेल में पढ़ें, तो वहाँ पे सारे के सारे कंसंट्रेशन यूनिट्स जो हैं वो आपको समझ आ जाएंगे, चाहे वो वेट बाय वेट हो या वेट बाय वॉल्यूम हो, मोलैरिटी हो, मोलैलिटी हो एंड एक्सेट्रा। हाँ, यहाँ एक ऐसा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए समझना और अटेम्प्ट करना और उसको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोलर एंड मोलर सॉल्यूशन। उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, इस जगह पर मैं एक स्ट्रेट लाइन लगा लेता हूँ। नाउ स्टूडेंट, दिस विल हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन 2 डिफरेंट क्वांटिटीज और यूनिट्स। आपने याद रखना है कि बोर्ड में भी आपने डिफरेंसेस को इसी तरह लिखना है। यहाँ पे लिखते हैं हम मोलर कंसंट्रेशन या मोलर सॉल्यूशन, और इस साइड पे लिखते हैं हम मोलल सॉल्यूशन। नाउ डिफरेंट कलर्स आर आल्सो accompanied to help you to understand that there is a difference between them. So this is molar, this should be the molal solution. Okay, I am correcting it, molal solution। अच्छा, मोलर सॉल्यूशन के पहले सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं।
देखिए ये मोलर, इसको शो किया जाता है कैपिटल एम से, ठीक है। मोलर सोल्यूशन कैसे बनता है, ये एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स dissolved in 1 dm cube of solution, ठीक है। आपने याद रखना है ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल डिसॉल्व होते हैं। मोलर सॉल्यूशन जो होता है एज कंपेयर टू मोलल सॉल्यूशन, यानी कि अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं कि 1 मोलर और 1 मोलल में कौन कंसंट्रेटेड है, तो मोलर सॉल्यूशन जो होता है ना वो एज कंपेयर टू मोलल सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता है। स्टूडेंट दूसरा इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, क्योंकि वॉल्यूम इसको चेंज हो जाता है विद द चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर विल इफेक्ट दिस सॉल्यूशन। इसकी एग्जांपल है हमारे पास 1 मोल ग्लूकोज dissolved in 1 dm cube solution। फार्मूला हम सारे जानते हैं मोलर सॉल्यूशन का, द नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm cube इज इक्वल टू मोलर सॉल्यूशन। ये आपके सामने लिखा भी आ रहा है। अब हम चलते हैं मोलर सॉल्यूशन की तरफ। मोलर सॉल्यूशन को शो किया जाता है स्मॉल m से, मोलर सॉल्यूशन को शो किया जाता है स्मॉल m से, स्मॉल m से। स्टूडेंट मोलर सॉल्यूशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स dissolved in 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आप कहेंगे वहां तो सॉल्यूशन लिखा था जी, ये यहाँ पे सॉल्वेंट आएगा, ये डिफरेंस है। दूसरा, इट इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन, इट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू मोलर सॉल्यूशन। और टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट, टेम्परेचर क्यों, ये किलोग्राम, मैथ तो चेंज नहीं होता ना टेम्परेचर है, टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट। और लास्ट, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज आप डिसॉल्व करें 1 किलोग्राम वाटर के अंदर। तो देखें यहाँ मैंने सोल्यूशन की नहीं बात की, यहाँ मैंने वाटर की बात की है। सो दिस इज समथिंग you need to understand the difference between the molar solution and molar solution। इसका फार्मूला भी आपके सामने लिखा आ रहा है, molar solution is equal to number of moles divided by the mass of solvent, solute नहीं, solution नहीं, solvent in kilogram। Now let's move on towards the part B। In part B we have a 1 molar solution of NaCl। 1 molar solution का मतलब ये है NaCl के 1 moles जो है ना वो डिसॉल्व किए गए हैं 1 किलोग्राम से एक्वस सोल्यूशन ऑफ वाटर के अंदर, एंड 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज ये डिसॉल्व किए गए हैं किसके अंदर, डिसॉल्व किए गए हैं स्टूडेंट्स 1 मोल डिसॉल्व किए गए 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर से वाटर है, एक्वस सोल्यूशन है। विच वन हैज अ ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, पार्ट 1। इसमें से किसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट है, देखते हैं। स्टूडेंट NaCl ऐसा करते हैं, अगेन कलर स्कीम वही यूज कर लेते हैं जो पहले यूज करें। NaCl का 1 मोलर सोल्यूशन का मतलब है 1 मोल ऑफ NaCl है। 1 मोल ऑफ NaCl जब वाटर में डिसॉल्व होता है ना तो इट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू 2 आयंस, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। यानी कि यहाँ पे मैं एक्वस लिखूंगा, यहाँ पे भी मैं एक्वस लिखूंगा व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर एज अ सॉलिड। अगर देखें मैं NaCl का 1 पार्टिकल पानी में हल करता हूं तो 1 सोडियम आयन बनाता है, 1 क्लोराइड आयन, ठीक है। अब आप देखें कि अगर मैं इसके 1 मोल डिसॉल्व करूंगा तो वो 1 मोल सोडियम आयन बनाएगा और 1 मोल क्लोराइड आयन बनाएगा। तो इसका मतलब टोटल कितने मोल्स बन गए सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स के या आयंस के? 2 मोल। ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज उसका फार्मूला होता है C6H12O6 एंड इट इज 1 मोल आल्सो, बट इट डज नॉट डिसोसिएट
टू गिव फर्दर स्मॉलर आयंस। ये जितनी तादाद में है उतनी तादाद में ही हल होता है। यानी कि 1 मोल ग्लूकोज जो है ना, आपने सॉलिड क्वांटिटी में डाला तो उसने 1 मोल ही ग्लूकोज बना लेना है वाटर के अंदर हल होके मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। सो 1 मोल ही बनाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके सोडियम क्लोराइड वाले ज़्यादा पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट रखता है, तो इधर मेरा आंसर आएगा सोडियम क्लोराइड। ओके, विच वन हैज़ अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट? इसमें से किस में ग्रेटर अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट है? दोनों में 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लिया गया है, तो दोनों में सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, सो इट शुड बी सेम। हाउ डू वी कन्वर्ट डीज कंसंट्रेशन इनटू वेट बाय वेट परसेंटेज? बहुत आसान काम है वेट बाय वेट परसेंटेज में कन्वर्ट करने का। सबसे पहले हम NaCl को करते हैं और उसके लिए इस सबको रिमूव कर देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कैलकुलेट। देखें, वेट बाय वेट परसेंटेज है क्या? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब बड़ी सादी सी बात है, वेट ऑफ सॉल्यूट 1 मोल में कितना वेट होता है? मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है कि किसी का भी 1 मोल हो तो उसमें उसके मोलर मास के बराबर उसका ग्राम्स होते हैं, यानी कि 58.5। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? बड़ा आसान काम है, मसला ही कोई नहीं। NaCl कितने पानी में हल किया गया है? 1000 ग्राम या 1 kg के अंदर। तो अगर मैं 58.5 और 1000 को ऐड कर लूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1058.5 ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरी वेट बाय वेट परसेंटेज आई 5.52%। नाउ स्टूडेंट, फॉर ग्लूकोज वेट बाय वेट परसेंटेज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 180 ग्राम। आप कहेंगे ऐसा क्यों है? वही अगेन ट्रिक, जितने मोलर मास ऑफ ग्लूकोज है वो 1 मोल के अंदर होता है। तो इधर क्या आ गया? वेट आ गया 180 डिवाइडेड बाय टोटल जो आपका मास ऑफ सॉल्वेंट है वो है 1000 प्लस 180, तो वो कितना बन गया? 1180। तो यहाँ पे 180 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास आंसर आया 15.2। तो इसका मतलब है जो ग्लूकोज का सोल्यूशन है ना, वो वेट बाय वेट परसेंटेज में ज़्यादा कंसनट्रेटेड है एज कंपेयर टू NaCl, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स NaCl के ज़्यादा है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसके साथ करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7, 6 इसलिए नहीं कह रहा, 6 एक अलहदा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको इंतहाई कंसंट्रेशन से समझने की ज़रूरत है सेपरेटली। तो मैं इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 अटैच करता हूँ, देन क्वेश्चन नंबर 6 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड डिस्कस देयर टाइप्स, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच। अब स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम आइडियल और नॉन आइडियल का डिफरेंस लिखें। उसके लिए मैंने ये दरमियान में एक लाइन लगा दी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइडियल सॉल्यूशन और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और इनकी तीन एग्जांपल भी देते हैं। देखें, नॉन आइडियल और आइडियल में क्या फ़र्क है? आइडियल सॉल्यूशन फॉलो राउट्स लॉ। जो राउट्स लॉ है उसको आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो फॉलो करता है, ठीक है। मैं शॉर्ट पॉइंट्स में लिख रहा हूँ क्योंकि ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो डिफरेंस है वो डिटेल में मैं अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंस है। तो आप वहाँ से इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। चूंकि मैं शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, लिहाजा मैं आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं, सॉल्यूशंस जो होते हैं, वो फॉलो नहीं करते राउट्स लॉ को, फॉलो राउट्स लॉ। एक बात। दूसरी बात, जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ना, आइडियल सॉल्यूशन, उनका चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है, यानी कि अगर उनके कंपोनेंट्स को मिक्स करो तो टोटल सम जो होगा वो इक्वल ही आएगा, और इनका चेंज इन एंथैल्पी जो होता है वो भी 0 होता है। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ना चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है, ना चेंज इन एंथैल्पी 0 होता है। अब इसकी एग्जांपल के तौर पे अगर हम करें तो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन की एग्जांपल है बेंजीन टोलीन
दूसरा है हमारे पास बेंजीन ईथर, और तीसरा है हमारे पास इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, और उसके साथ है इथाइल ब्रोमाइड। अच्छा, इनमें एक बहुत सिग्निफिकेंट बात ये भी है कि आइडियल सोल्यूशन में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं वो वही रहती हैं जो सल्यूट और सॉल्वेंट में थी, यानी कि सॉल्वेंट और सल्यूट में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं होती, क्योंकि नॉन आइडियल सोल्यूशन में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर या वीकर हो जाती हैं या बदल जाती हैं। तो आपने ये बात ज़रूर याद रखनी है। अब इसकी एग्जाम्पल के तौर पे हम करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन की, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल, वाटर और एसीटोन वाटर। नाउ दिस वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, और इसके अलावा HCl और वाटर। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है ना, ये फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, एक जो पॉजिटिवली डेविएट करते हैं राउट्स लॉ से, एक जो नेगेटिवली डेविएट करते हैं। जरा इसको थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताता हूँ, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड। देखें, राउट्स लॉ वो है जो इस रेड लाइन के ऊपर सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर है वो मेंटेन करता है इस रेड लाइन के ऊपर। अगर तो पॉजिटिव डेविएशन हुई है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा ना वो कंपोनेंट से वेपर प्रेशर से भी ज्यादा हो जाएगा, और अगर तो नेगेटिव डेविएशन हुई है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है ना वो कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल वेपर प्रेशर से भी कम वैल्यू जनरेट करेगा। तो आपने ये याद रखनी है, ये जो नीचे वाला कर्व है ये नेगेटिव डेविएशन की इंडिकेशन है, और ऊपर वाला कर्व जो है ये पॉजिटिव डेविएशन की इंडिकेशन है। नाउ दिस इज यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि दिस इज द डेविएशंस फ्रॉम द आइडियलिटी और द स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस्ड बाय द राउट्स लॉ। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ ग्राफ पेस्ट किया हुआ है विद क्वेश्चन। ये ग्राफ एक्चुअली टेम्परेचर कंपोजिशन ग्राफ है, ये एक्चुअली टेम्परेचर कंपोजिशन ग्राफ है। एक्सप्लेन फ्रैक्शनल पार्ट है, एक्सप्लेन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है पहले हमने ये एक्सप्लेन करना है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस, या इट इज अ टेक्निक, और इट इज अ प्रोसेस, दिस प्रोसेस through which we separate different components of, अब ये जो कंपोनेंट्स है ना मिक्सचर के, इनको फ्रैक्शन भी कहते हैं। डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ मिक्सचर, किस बेसिस पे? on the basis of their बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के फर्क की वजह से हम डिफरेंट फ्रैक्शंस को अलग करते हैं। आपके सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं, मिक्सचर है ना सोल्यूशन, उसमें दो कंपोनेंट्स हैं ए बी। ए कंपोनेंट जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, बी कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो जब आप उसे हीट अप करेंगे तो वेपर्स ए के ज़्यादा बनेंगे, फिर आप उन वेपर्स को कंडेंस करें, यानी कि डिस्टिलेट को कंडेंस करें, तो दोबारा उसे बॉयल करें तो फिर ए के उसमें से भी ज़्यादा वेपर बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप बार बार डिस्टिलेशन करते जाएं तो वेपर्स की फॉर्म में ए ज़्यादा से ज़्यादा निकलता जाएगा और अलहदा होता जाएगा। स्टूडेंट, जब हम ग्राफ बनाते हैं ना टेम्परेचर का और कंपोजिशन का, तो हमारे पास दो कर्व्स आते हैं। जो ऊपर वाला कर्व है ये एक्चुअली कंपोजिशन शो करता है वेपर्स की। दिस इज एक्चुअली कंपोजिशन ऑफ वेपर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्केल लूं और अब मैं इसे प्लेस करूं पॉइंट सी पे, यानी कि इस पॉइंट पे, यहाँ से इसे ब्लैक से कर लेते हैं इस पॉइंट पे,
तो स्टूडेंट होगा क्या, इस पॉइंट के ऊपर जब मैं स्ट्रेट लाइन लगाऊंगा नीचे की तरफ, तो मेरे पास ये मीट करती है के पे आके, तो ये मुझे बताएगा कि ये कंपोजिशन होगी उन वेपर्स की जो इस टाई लाइन पे इस पोजीशन पे आ रहे हैं। अब ये वेपर आए कहाँ से थे? एक्चुअली ये जो आई कंपोजिशन थी ना, मैंने इसको बॉयल किया था। ये वाली कंपोजिशन जो थी आई से, ये थी 25% ए थी और 75% इसमें जो है वो बी था। मैंने इसको बॉयल किया। जब मैंने इसे बॉयल किया तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो आया जी पॉइंट पे, यानी कि आप देख सकते हैं ये वाले पॉइंट पे इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब इस लाइन को मैंने क्या किया, अटैच किया, जोड़ा, इस पॉइंट को अटैच किया सीधा टाई लाइन से वेपर्स वाले कर्व के साथ। अब ऊपर वाला वेपर्स वाला कर्व है, नीचे वाला लिक्विड कंपोजिशन का कर्व है। ये कर्व जहां पे मिलते हैं, मिलाया जा सकता है जिस लाइन से, वो टाई लाइन है। टाई लाइन इंडिकेट कर रही है कि वेपर्स और जो लिक्विड है उनमें टाई अप हो जाता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, तो वो दो डिफरेंट कंपोजिशन के एक दूसरे से अलग होते हैं। लिक्विड कंपोजिशन लिख लूं पहले पूरा वर्ड। नाउ अब आप क्या करें, ये जो आई पॉइंट है ना, इसके मिक्सचर को गर्म करें, तो वो जी बॉइलिंग पॉइंट पे गर्म होके बॉयल हो गया। तो ये जी पॉइंट पे जब ये बॉयल हुआ तो इसके वेपर्स बने इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। वो वेपर्स बने सी पॉइंट पे। मुझे कैसे पता लगा? मैंने जी से स्ट्रेट लाइन लगाई। तो ये जो दो कर्व्स हैं डिस्टिलेशन के, दे एक्चुअली इंडिकेट द composition of vapors and liquid composition with respect, they actually show the composition of vapors and liquid with respect to each other। अब मैं इसको क्या करता हूँ, के पॉइंट पे जो मेरे पास वेपर्स है ना, अब मैं इनको बॉयल करता हूँ। अब के पॉइंट के वेपर्स को मैंने लिक्विड में कन्वर्ट किया और फिर इसको बॉयल किया, तो ये आके अटैच हुए इस पॉइंट पे। अब इसकी मैंने टाई लाइन बनाई, तो वाई पे। अब वाई कंपोनेंट जब मैंने के वाले मिक्सचर को गर्म किया तो वो वाई पे आके कनेक्ट हुआ। वाई वाले वेपर्स का मिक्सचर जो है ये क्या शो कर रहा है, जरा इसको भी देखते हैं। ये वाई वाली लाइन इधर आके कनेक्ट होती है जेड पॉइंट पे। अब स्टूडेंट आपने याद रखना है, जब मैंने आई को बॉयल किया तो उसके सी पे आके वेपर्स की कंपोजिशन बनी और उसे मैंने लिक्विड में कंडेंसेट कर लिया। फिर के कंपोजिशन का मेरे पास लिक्विड आया जब मैंने उन वेपर्स को कंडेंस किया, और जब मैंने के वालों को हीट किया तो वो जेड वाला लिक्विड के वेपर्स आए। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, मैं आई से के में गया, के से जेड पे पहुंच गया, यानी कि मैंने आई से 75% बी की जो कंपोजिशन है वो कम करते करते जेड पे आ जाए, जो मे बी 10% बी की कंपोजिशन हो। तो टाई लाइन के जरिए हम इन दो कर्व्स को कनेक्ट करते हैं, जिससे हमें वेपर और लिक्विड की कंपोजिशन का पता लग जाता है किसी खास टेम्परेचर पे जो उनके दरमियान मेंटेन होगी। अब उस वेपर्स की कंपोजिशन को आपने क्या करना है, कंडेंस करना है और देन अगेन डिस्टिलेट करना है। तो वो एक उसमें कंपोनेंट जो होगा, जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा, वो रिच होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। अब स्टूडेंट ये एक्चुअली इंडिकेट कर रहा है कि आपके डिस्टिलेशन कर्व अगर बनाया जाए तो वो एक टू कर्व्स की फॉर्म में आता है, और ऊपर वाला कर्व जो होता है वो कंपोजिशन ऑफ वेपर और नीचे वाला लिक्विड कंपोजिशन को शो करता है। दैट्स इट। ये मैंने डिटेल से समझाई है कि इनका फायदा क्या होता है। नाउ पार्ट बी, जो सोल्यूशन पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन देते हैं उन एट स्पेसिफिक कंपोजिशन, उनको आप डिस्टिलेट नहीं कर सकते, उनको फ्रैक्शनली डिस्टिल नहीं कर सकते, उसके लिए ये एक कर्व है मेरे पास। देखें, जो कर्व्स है ना, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि एक आपका सोल्यूशन जो है, ये जो डी वाला पॉइंट है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका नेगेटिव डेविएशन है। एक ये सोल्यूशन बन गया एक फिक्स कंपोजिशन का। एक आपके पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट मैं ऐसा करता हूँ, ब्लू से कर लेता हूँ ताकि सेपरेट हो। से इसे क्या लें आप, सी पॉइंट। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। जो सी पॉइंट है, इस पे जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ फिक्स्ड कंपोजिशन एनी स्पेसिफिक कंपोजिशन, वो लोवेस्ट है। अगर मैं इस पे बॉयल करता हूं कंपोनेंट के मिक्सचर को जो आपको सी पे हासिल हुआ है, से सी का जो मिक्सचर है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, मैं इस लाइन को अगर कनेक्ट कर लूं तो ये इस पॉइंट पे आके कनेक्ट होगी।
तो ये वाला जो मिक्सचर का आपके पास कंपोजिशन है, इस पे आपका बनेगा एजियोट्रॉप। उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो दोनों कंपोनेंट से कम होगा, और उसको अगर मैं बॉयल करूंगा तो वो कांस्टेंट कंपोजिशन से बॉयल होगा। दूसरी बात, ये जो दूसरा सेकंड है ये है डी वाला जो है ना, वो नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है। ये शो कर रहा है कि आपका जो सोल्यूशन है ना, उसने बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर अचीव कर लिया है एज कंपेयर टू बोथ कंपोनेंट्स। अब इस पॉइंट पे भी जो आपका मिक्सचर होगा, अगर मैं उसे बॉयल करूंगा तो वो कांस्टेंट कंपोजिशन पे बॉयल होगा, एंड इट विल नॉट सेपरेट आउट बिकॉज इट इज बॉइलिंग एट कांस्टेंट कंपोजिशन। एंड उसको जब आप बॉयल करेंगे ना, तो उसका ना बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा ना कंपोजिशन चेंज होगी। लिहाजा ये सी और डी पॉइंट एक्चुअली वो पॉइंट्स हैं जो एजियोट्रॉप को शो कर रहे हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन पे सी पॉइंट शो कर रहा है, और नेगेटिव डेविएशन पे जो एजियोट्रॉप को शो कर रहा है ग्राफ में, वो डी पॉइंट कर रहा है। तो स्टूडेंट, यहाँ आप वेपर प्रेशर और कंपोजिशन का ग्राफ बनाए, स्ट्रेट लाइन है तो वो आइडियल सोल्यूशन है। और अगर मैं सी और डी पॉइंट्स को शो करूं विद द हेल्प ऑफ एनी डॉट और पिन पॉइंट, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है जिसपे बॉइलिंग पॉइंट या दोनों सोल्यूशन से हायर हो जाए फॉर नेगेटिव डेविएशन, या बॉइलिंग पॉइंट हायर हो जाए फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए फ्रॉम बोथ सोल्यूशंस, तो इन दैट केस एजियोट्रॉप्स बन जाते हैं और उनको आप कांस्टेंट कंपोजिशन पे रखते हैं। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।